हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MPS 004 का सब्जेक्ट है। 3 सितंबर को उन सभी का एग्जाम होने वाला है, या फिर फोर फर्दर जो भी MPS फोर्स को पढ़ रहे हैं और उन सभी को राष्ट्रवाद के चैप्टर को पढ़ना है। आप सभी को पता है इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बन रहा है और अब की बार भी बनने की उम्मीद है। राष्ट्रवाद के विभिन्न दृष्टिकोण को लेकर, दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया, तो राष्ट्रवाद को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चन ये भी आ जाए तो आप सभी को यही लिखना है। तो एज ऑलवेज किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन करने के लिए आपको आंसर लिखने के लिए पहले उसका परिचय देना है, भूमिका बनानी है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड बाय द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर से। सबसे पहली बात तो पिछले 300 वर्षों के इतिहास की बात करें तो पिछले 300 वर्षों के इतिहास के दौरान में राष्ट्रवाद की कई अवधारणाओं को देखा गया है। यानी राष्ट्रवाद, पहली बात तो होता क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि राष्ट्रवाद क्या है। ये आप लोग वैसे बुक में भी पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि आप अपने देश के प्रति समर्पित होते हो। आप, पहली बात तो ये ध्यान रखना, अपने देश के प्रति समर्पण रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब ये भी होता है कि आप अपने देश को हमेशा विकास पथ पर रखते हो, तो ये भी राष्ट्रवाद कहलाता है। तीसरी बात, अपने आप को दूसरे देश से बेहतर बनाना, अपने आप को दूसरे देश से ताकतवर बनाना, ये भी राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। और पिछले 300 वर्षों के इतिहास की बात करें तो पिछले 300 वर्षों के इतिहास में राष्ट्रवाद के कई सारे हमारे सामने दृष्टिकोण है, जिसमें साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, इसके बाद में आप सभी का फांसीवादी दृष्टिकोण है और उदारवादी दृष्टिकोण है। तो ये कुछ दृष्टिकोण है और इन सभी का हम बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें जो राष्ट्रवाद के नाम पर अपने देश को विकास पथ पे ले जाते हैं, तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी विशेष शक्तियों का दुरुपयोग करती है। कई बार वो दूसरों का दमन करते हैं या फिर अपने हित के लिए किसी दूसरों का दमन के रूप में समझा जा सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद के विभिन्न अवधारणाओं को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले इसकी उदारवादी दृष्टिकोण है, उदारवादी अवधारणा है। ये दो प्रकार की, एक मानवतावादी और दूसरा विस्तारवादी। ये पहला प्रकार है, ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप है राष्ट्रवाद की मार्क्सवादी अवधारणा, दूसरा टाइप है। ये तीसरा टाइप है राष्ट्रवाद की जो है अभी ये वालिका अभिभाज्य अभिवाद्य दृष्टिकोण। तीसरे नंबर की बात हो रही, अब चौथे नंबर की बात हो रही है राष्ट्रवाद की साम्राज्यवादी विरोधी दृष्टिकोण। ये चार प्रकार के दृष्टिकोण है, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले उदारवादी में उदार मानवतावादी दृष्टिकोण है। ये कौन कौन विद्वान कहते हैं तो रूसो, हर्डर, फिख्ते और मार्क्सिनी, ये सारे के सारे विद्वान हैं जो क्या करते हैं, ये उदार मानवतावादी दृष्टिकोण के हैं। पहली पॉइंट आप सभी को ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक नागरिक को राज्य के अंदर रहने और उसके नियमों का पालन करना, यानी अपने देश के विरोध में नहीं जाना। अपने देश के जो भी नियम है हमेशा उन नियमों को मानना, उस नियमों को पालन करने के लिए कहना, अपने देश के दायरे में रहकर अपने देश को सर्व ऊपर रखना, सर्वप्रथम रखना, ये मानवतावादी दृष्टिकोण है। अगली बात करें मानवतावादी राष्ट्रवाद के अंदर एक प्रतिनिधि जो कि जो अब तो ये विद्वान है मार्क्सिनी, इनका कहना है कि इटली की इन्होंने लोगों की भावनाओं को एकता और विदेशी शासन से मुक्त कराने के पक्ष में थे। इन्हीं सबको एक करना और सभी लोगों के लिए एक जैसा काम करना और सभी लोगों के लिए कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बनाए रखना, ये भी राष्ट्रवाद का ही एक प्रतीक होता है। ये भी राष्ट्रवाद का ही एक पदचिन्ह होता है। इसके अलावा मानव के कर्तव्य और प्राकृतिक अधिकारों पर जोर दिया जाता है कि हर एक व्यक्ति के कुछ निश्चित कर्तव्य होने चाहिए, चाहे वो शासक की व्यवस्था चला रहे हो, चाहे वो प्रजा की व्यवस्था पे जी रहे हो। हर किसी के कुछ अधिकार होते हैं और हर किसी के कुछ कर्तव्य होते हैं, चाहे वो हर एक व्यक्ति को अपने उन अधिकार और कर्तव्यों का पालन करना है ताकि क्या कर सके, दूसरे राष्ट्रों को भी मुक्त रहकर अपने राष्ट्र का विकास कर सके। तो ये पहला का पहला पॉइंट था, इसको एक्सप्लेन किया हमने। अब दूसरा पॉइंट है, चार पॉइंट्स मेनली हमको इस पर डिस्कस करने हैं। दूसरा है विस्तारवादी दृष्टिकोण। तो दूसरा प्रकार ये शुरू हो चुका है, दूसरा दृष्टिकोण शुरू हो चुका है।
इसकी उत्पत्ति 1850 में औद्योगिक क्रांति के बाद पहले यूरोप से शुरू हुई और यूरोप के बाद में अगर हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति का विस्तारवादी दृष्टिकोण है, ये पहले यूरोप से शुरू हुई, ये अमेरिका में फैल गई, अफ्रीका के देशों में फैल गई और साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका में भी, एशिया में भी फैल गई। बहुत सारे जो यूरोप के जो उपनिवेशिक देश थे उन्होंने अपने नए नए उपनिवेश बनाए और धीरे धीरे अपने भू क्षेत्र का विस्तार करने लगे। और अपने भू क्षेत्र का विस्तार करना, अपने क्षेत्रों में नए नए टैक्स लाना, अपने लिए नए नए बाजार खोजना, नई नई वस्तुओं का निर्माण करना, उनसे आर्थिक लाभ कमाना, ये विस्तारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। विस्तारवादी दृष्टिकोण में साम्राज्यवाद आता है, ध्यान रखना है, इसमें अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए चाहे आपको दूसरे देश पर आक्रमण करना पड़ जाए, दूसरे देश को अपना अधीन बनाना पड़ जाए, वो भी इसके लिए उचित माना जाता है। अगला पॉइंट है विदेशी विजय की प्रवृत्ति आवश्यक है। यानी आप अपने देश में अगर चाहते हो अपने देश को ताकतवर बनाना, तो विदेशी जो देश है उनको जीतना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए आप लोगों को अपनी शक्ति को इतना मजबूत जरूर करना है कि आप पर भी अगर कोई हमला करे तो आप उनकी शक्ति से बच सके। तीसरा दृष्टिकोण शुरू हो गया है अब। तीसरे दृष्टिकोण के अंदर मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का कहना है कि समाज के विभाजन वर्ग के आधार पर होते हैं। समाज का जो विभाजन होता है वो वर्ग के आधार पे होता है, राष्ट्र के आधार पर नहीं। सबसे पहली बात इन्होंने ये कही है। दूसरी बात, राज्य का उद्देश्य जो है वो राज्य हमेशा एक ही काम करता है। जो प्रभावशाली वर्ग होते हैं, जो ताकतवर पैसे वाले अमीर लोग होते हैं, राज्य हमेशा उन्हीं लोगों की स्वार्थों की रक्षा करता है। और जो गरीब लोग होते हैं, सर्वहारा वर्ग के होते हैं, उनका कभी भी वो हित नहीं चाहता। अमीर लोग ही राज्य के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं, अमीर लोग ही शासन प्रशासन में जाते हैं, अमीर लोग ही बड़े बड़े जो पद होते हैं उन सब पदों को अमीर लोग ही ग्रहण करते हैं। तो इन सभी से आप सभी को ध्यान रखना है, इन सभी से आप सभी को ध्यान रखना है क्या, इन सभी से आपको ध्यान रखना है कि जितने भी प्रभावशाली वर्ग के जो लोग होते हैं वो सारे के सारे अपनी नीतियों का निर्धारण किस तरीके से मार्क्सवादी दृष्टिकोण को सामने रख के करते हैं। यानी हम देखते हैं कि कोई भी राज्य है वो हमेशा अमीर वर्गों को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि गरीब लोग तो चुनाव लड़ भी नहीं पाते और गरीब लोग तो कई बार अपने वोटों की कीमत भी लगा देते हैं, कई बार अपने वोट को बेच भी देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है लालच मिलता है तो वो अपना वोट किसी दूसरे, जिनको उनको वोट नहीं भी देना चाहिए, ऐसे पार्टियों को वो वोट दे देते हैं। अगला ध्यान रखना है, औद्योगिकरण के जो मजदूर होते हैं वो आर्थिक शोषण में उनकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण के कारण बहुत सारे मजदूर हैं, उनके आर्थिक शोषण में वृद्धि हुई है। और ये आर्थिक शोषण जो है प्रभुत्व के कारण होता है। ये अमीर लोग जो होते हैं वो जनता पर हमेशा अपना प्रभुत्व बना के रखते हैं और जनता क्या है, बेचारी दुखियारी होती है, वो क्या करती है, वो खाली फैक्ट्रियों में काम करती है, मजदूर क्लास बनकर रह जाती है और इस तरीके से उसके सारे अधिकारों से उसे वंचित कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी के लिए, मार्क्स के अनुसार राष्ट्रवाद तो बुजुर्गा वर्ग की अभिव्यक्ति होती है। राष्ट्रवाद क्या होती है, बुजुर्गा वर्ग की अभिव्यक्ति होती है और सभी को ध्यान रखना है सुविधाओं के लिए राज्यों का निर्माण करती है। ये क्या करती है, जितने भी राष्ट्रवादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो हर क्लास के अंदर मार्क्सवादी लोग कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, अमीर जिन्हें बुजुर्गा वर्ग कहा गया है और दूसरे सर्वहारा वर्ग गरीब। तो ये बुजुर्गा वर्ग ही हमेशा क्या करते हैं, ऐसी नीतियां बना के रखते हैं कि गरीब लोग कभी भी आंदोलन ना कर सके। पुलिस रखते हैं अपने पास में, सेना रखते हैं, न्यायपालिका रखते हैं, अन्याय को भी अन्याय में इस तरीके से बदल देते हैं और हमेशा पूंजीपति जो वर्ग होते हैं वो अपने लिए ही बदलाव हमेशा चाहते हैं। अगला है जो है फांसीवादी दृष्टिकोण। ये कब पॉपुलर हुआ, तो 20वीं शताब्दी में। किस किस जगह पर, तो एक इटली में, जापान में, ध्यान रखना है, और साथ ही साथ में जर्मनी में। इन देशों में ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। और ये राष्ट्रवाद जो है, इस राष्ट्रवाद के लिए कौन कौन विद्वान है जिन्होंने विचार दिए हैं, चार्ल्स मॉरिस है, मैरिस बायरेस है, अर्थर है, H.S. चैम्बरलिन है, ये कुछ लेखक है, इन्होंने अपने विचार इन पर दिए हैं। मुसोलिनी कहाँ के थे, तो इटली के थे, ध्यान रखना है। इन्होंने इटली में क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे वैसे वैसे हमारा देश मजबूती पे जाएगा। ठीक इसी बात का अनुसरण हिटलर ने भी किया। उन्होंने जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना करी और नाजीवाद की स्थापना के बाद में आप ये देखते हो कि जर्मनी भी अपने विकास पथ पर जो है लगातार वो आगे बढ़ता चला गया। इसी अवधारणा में राज्य जो है, राज्य को जो लोकतांत्रिक स्वरूप है राज्य का, उसको अस्वीकार किया। इन्होंने हमेशा अपनी आक्रमण की प्रवृत्ति को अपनाया है। आक्रमण की प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि दूसरे देशों पर हमला करना, अपनी सीमाओं को विस्तार करना, अपने देशों को ताकतवर बनाना। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रवाद असल में, असली राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि अपने देश को हमेशा आगे की तरफ ले जाना।
राष्ट्रवाद का अर्थ इन्होंने भौतिक सीमाओं यानी सॉरी भौगोलिक सीमाएं जो है उनके, ये भौगोलिक सीमाओं के विस्तार से किया है, ये ध्यान रखना है। सो होपफुली आप सभी को इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस तो यू कैन ज्वाइन बाय दिस नंबर ऑन आवर व्हाट्सएप एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ विच इज द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।